नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, तो ये सभी अभिक्रियाएं क्या होती हैं तो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं कि जिनमें कुछ नया निकल के आता है, यानी कि जिनमें कुछ नया बने तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। कि जिसमें मतलब रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में रासायनिक संयोग करके कुछ नया बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो अभिकारक के लिए देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया दो हिस्सों में होती है। एक इस तरफ की होती है, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड की होती है और एक राइट हैंड साइड की होती है। तो इन दोनों भागों में क्या होता है कि ये तो होता है अभिक्रिया से पहले का हिस्सा, ये होता है अभिक्रिया के बाद का हिस्सा। तो अभिक्रिया के होने से पहले जो तत्व, पदार्थ या यौगिक उपस्थित होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए उत्पाद क्या होता है। उत्पाद जैसे नाम से पता चल रहा है कि उत्पन्न हुई हो कोई चीज, यानी कि जैसा कि उत्पाद जो होता है वो क्या होता है कि वो रासायनिक संयोग से बनकर जो निष्कर्ष निकलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यानी कि इधर वाले जो होते हैं ये LHS वाले, ये होते हैं अभिकारक और ये होते हैं उत्पाद। यदि हम बात करें कि जो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि संयोज यानी कि दो का मिलाव होना, तो यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें उत्पाद क्या होता है, एक होता है, और अभिकारक जो होते हैं अभिक्रिया के इधर की तरफ वो क्या होते हैं, वो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखें कि CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है H2O के साथ, यानी ये H2O में जो चूना रखा जाए तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, जिसे CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं वो दो हैं, यानी कि एक से अधिक हैं। और लेकिन उत्पाद की बात करी जाए तो उत्पाद एक है। यही इसके बाद देखें कि C+O2 जो CO2 बनता है, यानी कि यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक दो हैं और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद एक है। वहीं अगर बात की जाए कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि वियोजित हुआ हो कुछ, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, यानी कि टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि इसके एग्जाम्पल के लिए देखें कि जैसे फेरस सल्फेट होता है, तो फेरस सल्फेट के जलीय विलयन को गर्म करने पर जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें फेरस सल्फेट अलग हो जाता है और जो जल है वो अलग हो जाता है। यानी कि ये अब क्या है, क्रिस्टल के रूप में है, ये क्रिस्टल के रूप में बनता है। अब यदि इस क्रिस्टल को हम और भी गर्म कर दें तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बनता है और यहाँ पर SO2 और SO3 बनते हैं। यानी कि यदि बात की जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं वो एक है, लेकिन यहाँ पे उत्पाद की बात की जाए तो उत्पाद यहाँ पर दो से अधिक है, यानी कि उत्पाद यहाँ पर तीन है। तो ये अभिक्रिया जो है एक वियोजन अभिक्रिया है। वहीं अगर बात की जाए कि CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है कि ये अभिकारक है जो कि एक है, यानी कि ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है जो CaO और CO2 में क्या होता है, टूट जाता है। इसके बाद देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। कि विस्थापन अभिक्रिया वह होती है कि जिसमें एक तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करते, तो उन अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि मानो कोई भी एक तत्व है और वो किसी यौगिक से किसी तत्व को हटाकर खुद अपनी जगह वह बना ले, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि उसने किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया। तो यदि एग्जाम्पल के लिए देखें कि जैसे इसका फॉर्मेट होगा कि मानो AB कोई यौगिक है और C कोई तत्व है, और वहीं अगर बात की जाए कि C क्या करता है कि A के स्थान को रिप्लेस कर देता है और A की जगह अपनी जगह बनाकर C भी बनाता है और A को
अलग कर देता है। बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, उसे लोहे में रखने पर यानी कि आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ कराने पर क्या बनता है कि यह जो है इसे विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट यहाँ पर बनता है, कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो आता है माइंड में वो ये है कि ये क्रिया जो है वो ऐसे हो सकती है कि Fe को Cu रिप्लेस कर दें। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इस धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी पर निर्भर करती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर आती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनके मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते हुए क्रम में रखा गया है। यानी कि जो धातुएं ऊपर आती हैं वो अधिक क्रियाशील हैं और जो नीचे आती हैं वो कम क्रियाशील हैं। यानी कि वे धातुएं जो दूसरी धातु से ऊपर हैं वो उसे उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं। जैसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान Cu से ऊपर होता है, तो यानी कि अब Fe Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी। वहीं अगर हम बात करें इस रिएक्शन को दूसरे तरीका से लिखने की कि क्या FeSO4 से जो Cu है यानी कि CuFeO से यदि इसकी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नो रिएक्शन होगी, यहाँ पर नो रिएक्शन होगी क्योंकि Cu जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से नीचे आता है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। वहीं अगर बात करें कि जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, द्विविस्थापन यानी कि दो का विस्थापन हो रहा है इसमें, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। यदि किसी अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं तो वह आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि Na2SO4 और BaCl2 ये दो अभिकारक हैं इस अभिक्रिया में, अब इनकी जो आयनों का आदान प्रदान है यानी कि Na का Ba का आपस में आयनों का आदान प्रदान होगा और यहाँ पर ये इसके साथ यहाँ पर संयोग करके NaCl बनाता है और BaSO4 यानी कि इसने इसको विस्थापित कर दिया और Na ने Ba को विस्थापित कर दिया। यानी कि इसीलिए इसे बोलते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी दो का विस्थापन होता है कि वो इसे विस्थापित कर दे और वो इसे विस्थापित कर दे, तो ये होता है इसका। यदि इसके बाद देखें कि रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। अभी ऑक्सीकरण अपचयन क्या है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑक्सीकरण अपचयन होती है वो दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीकरण में जो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बढ़ती है और अपचयन में वो घटती है। जैसा कि हम बात करें कि Cu की जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +2 है और H2 की ये एक मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो ये 0 होगी इसकी यहाँ पर। वहीं अगर बात करें Cu की ये मुक्त अवस्था में है तो इसकी 0 होगी और यहाँ पर H की बात करें तो ये +1 होगी। यदि हम देखें कि Cu का जो है यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी कि Cu की जो ऑक्सीकरण संख्या थी +2 से 0 हो गई यानी कम हो गई, तो यहाँ पर अपचयन हुआ है। वहीं H2 की बात करें तो H की 0 से +1 हो गई तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसके बाद देखते हैं कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं कि जिनसे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि जब ये अभिक्रियाएं होती हैं तो इनमें से ऊष्मा निकलती है तो इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल के लिए देखें कि श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब किसी के आंख पे उंगली या कोई चीज लग जाती है तो जो उसका चाहने वाला हो या खुद भी क्या करते हैं कि कोई रुमाल या कपड़ा लेके फूंक मार के उसकी आंखों पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि श्वसन जो होती है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है जिससे उस पर ऊष्मा आ जाती है और वहाँ से सेक लगती है जो कि उसके लिए फायदेमंद है। तो यानी कि यहाँ से पता चलता है कि जो श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
यदि इसके आगे देखें कि साग सब्जियां जो होती है वनस्पति द्रव्य, ये विघटित होकर जो कंपोस्ट खाद बनती है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि गांव में होता है कि जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, गाय भैंस जो होती हैं, इनके गोबर को इकट्ठा कर दिया जाता है, जैसे कूड़ी कहते हैं। तो कूड़ी पर इसके साथ साथ जो घर का जो बेकार सामान होता है, जो साग सब्जी होते हैं, वनस्पति द्रव्य होते हैं, तो इन्हें भी उसी कूड़ी पर फेंक दिया जाता है, यानी कि उस कूड़ी पर इकट्ठा कर दिया जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि साल में एक दिन कूड़ी का भी आता है, तो जब वो कूड़ी का दिन आता है और जो उस कूड़ी को उठाए तो उसे ही पता होता है कि उसमें से कितनी ऊष्मा निकलती है, यानी कि उसमें से बेहद ऊष्मा निकलती है। तो इसका भी एक्सपीरियंस लेना कभी। तो यानी कि क्या होता है कि जो वनस्पति द्रव्य की जो कंपोस्ट खाद होती है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यानी कि ये होता है। यदि इसके बाद देखें कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं कि वे अभिक्रियाएं कि जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि जिन्हें अभिक्रियाओं को करने के लिए ऊष्मा चाहिए, तो उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें कि बर्फ का पिघलना, कि जब कोई भी बर्फ हो तो उसे पिघलाना हो, तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसे तापमान में रखने पर वहाँ उसे जब ऊष्मा मिलेगी तो वो पिघल जाती है। वहीं दूसरी ओर देखें कि जब जल को उबालना हो, यानी कि वाष्प बनाना हो, जल की वाष्प बनाना हो, तो वहाँ पर भी ऊष्मा चाहिए, वहाँ पर भी हम उसे गर्म करते हैं। वहीं देखें कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, यानी कि कैसे कि सूर्य के प्रकाश में जो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जो क्रिया करती है और इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट बनती है और इसमें ऑक्सीजन निकलती है। तो ये अभिक्रिया क्या है कि इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, यानी कि इसमें भी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ये भी एक क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।